नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। 5 साल की बातचीत के बाद त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। मुख्य धारा में लौटेगी एनएलएफटी। जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता कायम। जम्मू में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा को किया गया खत्म। डोडा और कठुआ सहित कई इलाकों में स्कूल खुले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश का अस्तित्व। सरदार पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को आएगा सामने। सरकार ने अधिसूचना जारी कर लौह पुरुष को दिया सम्मान। बाढ़ प्रभावित केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में राहत और बचाव का काम जोरों पर। 250 से भी ज्यादा टीमें की गई तैनात। करीब 82,000 लोग सुरक्षित इलाकों में भेजे गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी स्थिति पर बनाए हुए है नजर। और समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सेठ भाजपा में हुए शामिल। सेठ ने कहा, अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के फैसले ने किया प्रभावित। सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विश्वास में पूरी आस्था। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी खबर पूर्वोत्तर से। 5 साल की बातचीत के बाद त्रिपुरा में त्रिपक्षीय समझौता हो गया है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग, त्रिपुरा सरकार के प्रतिनिधि और नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सबीर देव वर्मा की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा का चरमपंथी जनजातीय समूह है। समझौते के बाद अब संगठन के 88 सदस्य 13 अगस्त को आत्मसमर्पण कर देंगे। साथ ही त्रिपुरा की जेलों में बंद 24 अन्य कैडर भी आत्मसमर्पण करेंगे। खास बात यह है कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट की ओर से भारतीय संविधान में भरोसा जताते हुए कहा गया है कि वो अब मुख्य धारा में लौटेगी। 125% एक्टिविटीज वहाँ पे दर्ज किया गया है। तो उसके तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज जो अमेंडमेंट किया है, जो बिल पास हुआ है, उसका रिजल्ट यह है, हमारा त्रिपुरा से शुरू हुआ है। उसके लिए मैं त्रिपुरा का गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बधाई देती हूँ। जिन लोगों ने वो जो लाइफ छोड़ के मेन स्ट्रीम में आने के लिए आया है, अभी सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा गढ़ने के लिए जो हमारा संकल्प है स्टेट गवर्नमेंट का, आदरणीय मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, वो सपना धीरे धीरे हम फुलफिल करेंगे, उसी तरफ जा रहे हैं। रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन कानून को मंजूरी दे दी। इसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ जाएंगे। 31 अक्टूबर को देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ जाएंगे। संसद ने राज्य को विभाजित करने के लिए लाए गए विधेयक को इसी सप्ताह मंजूरी प्रदान की थी। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप केंद्र सरकार ने इसके लिए 31 अक्टूबर 2019 की तारीख निर्धारित की है। इस विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी की तरह विधानसभा होगी और लद्दाख चंडीगढ़ की तरह विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश होगा। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कानून एवं व्यवस्था का जिम्मा केंद्र के पास होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होगा और इसकी विधानसभा की अधिकतम सीमा 107 होगी, जिसे सीमांकन के बाद 114 तक बढ़ाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में करगिल और लेह जिले होंगे। और इस बीच जम्मू कश्मीर में हालात अब सामान्य हो रहे हैं। जम्मू में आज से सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। राज्य के उधमपुर और सांबा के बाद जम्मू से भी धारा 144 हटा ली गई है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने और इसे 2 हिस्सों में विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के सरकार के फैसले के बाद से सुरक्षा कारणों से धारा 144 लगा दी गई थी। गौरतलब है कि घाटी में अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। और जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र सरकार के फैसले के बाद क्षेत्र में स्थिति लगातार सामान्य हो रही है। श्रीनगर में भी स्थिति सामान्य है।
राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रशासन से स्थिति की रोजाना जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। कश्मीर के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे अभिभावकों के लिए जिला मुख्यालय में टेलीफोन हेल्पलाइन उपलब्ध कराएं जो जम्मू कश्मीर से बाहर गए अपने बच्चों से बातचीत करना चाहते हों। घाटी की डलगेट के पास की सड़क पर वाहन चलते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र के लोगों को सोमवार को ईद उल अजहा मनाने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। ईद की अच्छी तैयारियों में लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं उसका प्रबंध कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे निकले हैं। तो मैं ईद की मुबारकबाद लोगों को देता ही हूं, लेकिन इस बात के लिए भी कहता हूं कि वो बिला खौफ और बहुत अच्छे माहौल में शांतिपूर्वक ईद मनाएं। अभी हाल में आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। उनके पूरे भाषण का लब-ओ-लुआब ये था कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गले से लगाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को एक ट्रीट करना चाहते हैं और बिल्कुल नॉर्मल ईद यहाँ मने, ये हमारा प्रयास होगा। जी, तो ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अभी के हालात पर अपनी बातें कही, अपने नजरिया रखा है। और इस बीच देश विदेश से समर्थन मिल रहा है सरकार के फैसले पर। रूस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के दर्जे में परिवर्तन और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विभाजन भारत के संविधान के ढांचे के तहत किया गया है। रूस ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के दर्जे में परिवर्तन होने से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव नहीं बढ़ेगा। रूस ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के सामान्य करने का लगातार समर्थक रहा है। रूस ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश आपसी मतभेद राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यम से 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा के अनुसार हल कर लेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर पर रूस का बड़ा बयान, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो फैसला है, इस फैसले पर हर तरफ से समर्थन मिल रहा है, देश दुनिया से समर्थन मिल रहा है, देश के अंदर भी लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है। और क्या कुछ ज़मीनी हालात हैं जम्मू कश्मीर में, इसके लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता अश्विनी के साथ जो जम्मू में मौजूद हैं। अश्विनी, अभी कुछ देर पहले हमने राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक बयान सुना जिसमें उन्होंने अभी की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी है और वो तस्वीरें भी बयां हो रही हैं कि अब धीरे धीरे सारी कुछ बिल्कुल पटरी पर लौट रही है। सोमवार को, जैसा कि हम जानते हैं कि 12 तारीख को ईद उल अजहा है, उसके लिए क्या लोग तैयारियों में जुट चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में इस उत्सव को, इस त्यौहार को मनाने के लिए बिल्कुल सामान्य हो चुकी है स्थिति? जी लालचंद, अगर दिन में 3 बजे सड़कों पे आवाजाही इतनी ज्यादा है, जबरदस्त धूप होने के बावजूद भी, लेकिन गाड़ियां मुसलसल चल रही, लगातार चल रही हैं। और ईद की तैयारियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो कल नमाज, जुमे की नमाज के बाद ही मस्जिदों और आसपास के सारे इलाकों में जो विशेष खरीदारियां और विशेष शहीदी के लिए जो जानवर लाए जाते हैं, उन सब की भी मंडियां लगी हुई थी और वो लगातार लगी हुई हैं। रौनक पूरी तरह से बाजार की शाम को निखर के लोगों के सामने आएगी। आमद रफ्त लोगों की जबरदस्त है। धारा 144 हटाई जा चुकी है। स्कूल यहाँ पर खुल चुके हैं। जम्मू से सटे हुए उधमपुर, सांभा और कठुआ में कल ही स्कूल खुल गए थे। किसी तरीके की कोई निषेधाज्ञा पूरे शहर में नहीं है। जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। और ईद को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी मुबारकबाद देने के साथ साथ आश्वस्त किया था कि जम्मू कश्मीर, इन दोनों क्षेत्रों में ईद के उत्साह में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए सुरक्षा के और खासी अन्य इंतजामात विशेष तरीके से किए जा रहे हैं। देश के मुख्तलिफ हिस्सों से अगर लोग जम्मू या श्रीनगर जाने के लिए, ईद के लिए मनाने के लिए हमारे भाई आना चाहते हैं तो उनके लिए भी केंद्र सरकार व्यवस्था कर रही है। विशेष इंतजामात किए गए हैं। कल जिस तरीके से थोड़ी बहुत आशंका थी कि जुमे की नमाज के बाद क्या कुछ हिस्सों में किसी तरीके की कोई आशंका या ऐसी अप्रिय स्थिति बन सकती है, वो भी देखने को नहीं मिली। यानी कि
पूरी तरीके से लोग आश्वस्त हैं, पूरी तरीके से लोग निश्चिंत हैं, पूरी तरीके से लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। जम्मू में तो और जम्मू के आसपास के जिलों में किसी तरीके की कोई भी चुनौती सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से या शांति व्यवस्था को लेकर नहीं दिखती है। जनजीवन एकदम सामान्य है। हाँ, ये है कि स्कूल कॉलेज खुलने से इसके पहले बैंकिंग सेवाएं या सरकारी दफ्तर या इसके अलावा चिकित्सा सेवाएं, वो तो जब निषेधाज्ञा लागू थी तब भी लगातार चल रही थी, लेकिन अब किसी तरीके की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जिसको विपरीत प्रभाव पड़ने के लिए कहा जाए। और जहां तक लोगों की बात है, वो जबरदस्त उत्साह है सरकार के फैसले को भी लेकर, आगे अपने भविष्य को भी लेकर, सामने पड़ने वाली ईद को भी लेकर, 15 अगस्त और रक्षाबंधन की तैयारियों को भी लेकर, यानी कि जश्न लगातार चल रहा है, लगातार चलता रहेगा। और ये जो जश्न के साथ जो जोश युवाओं में होना, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने की थी कि युवाओं में उस जोश की अब दरकार है कि वो नया भारत के साथ साथ नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए आगे आएं। युवाओं से आपकी बात हुई होगी, आप वहाँ पर लगातार बने हुए हैं, जाहिर सी बात है समाज के सभी हिस्सों से आपकी बात हुई होगी। युवाओं में आप ख़ास तौर पर क्या प्रतिक्रिया देखते हैं, किस तरह का उनका नज़रिया है और क्या उनमें वो जोश, वो जज्बा दिखाई पड़ रहा है? जी, युवा अपना एक असीम भविष्य सामने देख रहे हैं। युवा एक असीम शक्ति भी अपने आप में देख रहे हैं। युवा बेहद आश्वस्त भी दिख रहे हैं। और युवा जो कि यहाँ पर थे और जिनको यहाँ के शिक्षण संस्थानों में, यहाँ के मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले मिल जाया करते थे, उनको अब ये लग रहा है कि नौकरियों के लिए बाहर जाने की आने वाले 5 साल 10 साल में ऐसी स्थितियाँ बन जाएगी कि उनको यहीं पर अपने ही निवास स्थान के आसपास नौकरियाँ भी मुहैया होंगी, क्योंकि बड़े अच्छे स्तर के अस्पताल, बहुत अच्छे स्तर के निवेश के बाद जो है औद्योगिक कारखाने या दूसरी चीज़ें लगेंगी, यानी कि भविष्य को लेकर वो बेहद आशान्वित हैं। लद्दाख के बड़ी संख्या में बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। कल कई बच्चों से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे कि काफ़ी कुछ बच्चे यहाँ से वापस लद्दाख चले गए थे। अब जबकि स्थितियाँ एकदम पूरी तरीके से माकूल हैं, फिर जम्मू की तरफ लोगों का रुख हो रहा है। उसके अलावा आप मेरे पीछे आते जाते लोगों को देख रहे होंगे कि जम्मू के स्थायी निवासियों के साथ ही साथ बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों के पर्यटक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी का धाम और अन्य कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिसके लिए लोगों का आकर्षण 12 महीने बना रहता है। तो निश्चित तरीके से आप ये मान के चलें कि घाटी में स्थितियाँ नियंत्रण में है और यहाँ पर स्थितियाँ पूरी तरीके से सामान्य, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। और युवाओं की, कारोबारियों की, यहाँ के निवासियों की, यहाँ के विस्थापितों की, यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र न पाए जाने वाले ऐसे लोगों की, सबकी भावनाएं बड़ी बलवती हैं, बड़े आशान्वित हैं, बड़े आश्वस्त भी हैं। आशा और आश्वस्त दोनों है लोगों के मन में कि अब एक नई शुरुआत हुई है और नई ऊंचाई भी हासिल होगी। चलिए, बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पर जो उम्मीद की किरण निकली है वो बहुत उजाला लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी ही लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हाय माँ। मैं बात करूंगी, सुनो। जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? जी। कहाँ रहती? वो खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे, ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार? आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला जी, आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी। आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं प्रेस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्रेस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना?
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर बारिश से हुई तबाही और बाढ़ से हुई तबाही की। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर अभी भी जारी है। राज्य में बाढ़ से सबसे ज्यादा कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, सतारा और पुणे प्रभावित हैं। दक्षिणी महाराष्ट्र के 5 जिलों में भारी बारिश से हर जगह बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। अब तक 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बारिश की वजह से राज्य में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कोल्हापुर, सतारा और अकोला में जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में आए उफान के बाद हालात बेकाबू हैं। 50,000 से भी ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। वहीं राहत और बचाव कार्य भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड समेत नागरिक प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा हुआ है। नौसेना की 14 टीमें कोल्हापुर के शिरोली गांव में आज सुबह 6 बजे से राहत और बचाव के काम कर रही हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ प्रभावित हिस्सों का दौरा किया। उधर मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण हालात खराब हैं। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लोगों को बारिश से राहत के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 21 जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। सुरक्षा की दृष्टि से नर्मदा के किनारे बसे रिहायशी इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन तैनात हैं। केरल में भारी बारिश, भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। केरल में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 1111 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें 1,24,464 लोग हैं। राज्य भर में मारे जाने वालों की संख्या 28 है। 7 लोग लापता भी हैं। 27 लोग घायल हो गए हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन ने लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। वायनाड में एनडीआरएफ ने 60 लोगों को बचाया। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, सेना और तमाम एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। बात एक और दक्षिणी राज्य कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति की। कर्नाटक में हजारों की संख्या में लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। यहां बाढ़ के कारण 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग गुमशुदा हैं। 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में 624 राहत शिविरों में 1.61 लाख लोग रह रहे हैं, जबकि 2.43 लाख लोगों को बचाया जा चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बताया कि 14,000 घरों को नुकसान पहुंचा है और 4.25 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। बाढ़ के कारण 1024 गांव प्रभावित हुए हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20, सेना की 11, नौसेना के 5 और एसडीआरएफ की 2 टीमों को लगाया गया है। partially or wholly. I appeal to the corporate houses, philanthropists and the business houses to donate liberally for the relief works. I am also hopeful of center releasing the funds liberally. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ से पीड़ित लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। पश्चिमी राज्य गुजरात में भी बारिश का कहर जारी है। देर रात भारी बारिश की वजह से गुजरात के नाडियाड में 2 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कर्मियों ने 2 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। और अब राजनीतिक खबरों की बात। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सेठ और सुरेंद्र सिंह नागर दोनों ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं ने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में संजय सेठ और सुरेंद्र नागर बीजेपी का हिस्सा बन गए।
इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बेहतरीन काम कर रही है और इसी का असर है कि दूसरी पार्टी के नेताओं का भी भाजपा पर भरोसा कायम हो रहा है। राज्यसभा में कि हमारे 2 सांसद साथी जो समाजवादी पार्टी में थे, श्री सुरेंद्र नागर जी और श्री संजय सेठ जी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो इस समय देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में विकास के विषय को बढ़ाने के लिए, देश में सभी लोगों के लिए एक ऐसे सरकार के द्वारा शासन दिया जा रहा है जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुरेंद्र नागर और संजय सेठ का भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और हाल ही में उनकी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर पर लिए गए ऐतिहासिक फैसले से वो प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास और विश्वास का जो नारा है, उससे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। जिस दिन 370 का बिल आ रहा था, हमारी पार्टी उसको विरोध कर रही थी। मैंने उसी दिन सुबह अपना त्याग पत्र दिया और उस बिल के लिए, उसके फेवर में मैंने ये त्याग पत्र देके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संसद सत्र के दौरान रिकॉर्ड कामकाज होने से देश की जनता के बीच सकारात्मक संदेश गया है। उन्होंने कहा कि तय समय से 72 घंटे ज्यादा लोकसभा में बीते सत्र के दौरान कामकाज हुआ और विशेष तौर पर नए सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाने के साथ साथ संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा में भाग लेने का मौका मिला। ओम बिरला ने कहा कि अगले सत्र से संसद का अधिकतम कामकाज पेपरलेस बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए भारत में संसद के कामकाज भी नया हो, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार संसद की कार्रवाई बिना बाधित चलने के कारण संपूर्ण देश की जनता में एक संसद के प्रति सकारात्मक वातावरण भी बना है। देश की जनता को लगा ना लगाए कि जो हमने माननीय सदस्य चुनकर भेजे हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं को भी रखा, विधायी कार्य में भी भाग लिया, प्राइवेट बिल और संकल्प में भी भाग लिया। और इसके साथ वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी ही लौटेंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाई गई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये कहकर बैठक से निकल गए कि चयन प्रक्रिया में उनका शामिल होना उचित नहीं होगा। कांग्रेस कार्य समिति ने सदस्यों की 5 अलग अलग कमेटी बनाई है जो राज्यों के अध्यक्षों और महासचिवों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके नए अध्यक्ष का नाम तय करेगी। बैठक में तय किया गया कि CWC के अन्य नेताओं के बीच बातचीत चलती रहेगी। नेताओं ने चर्चा के बाद आज रात 8 बजे CWC की फिर से बैठक करने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का आग्रह किया गया, जिसे उन्होंने नकार दिया।
देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक आईआईटी मुंबई में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और छात्रों को डिग्री प्रदान की। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों को राष्ट्र के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्हें बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जो इस संस्थान ने हमको दिया है, आज इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर हम उसको प्राप्त करके, उस शक्ति का अर्जन करके उसको पूरे देश और दुनिया में बिखेरने की तैयारी में आज इन क्षणों के हम साक्षी हो रहे हैं। मैं हिमालय से आया हूँ, गंगा के प्रदेश से आया हूँ और इसलिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। अगली खबर, डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाले मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड की शूटिंग करते हुए कार्यक्रम के होस्ट बेयर ग्रिल्स ने अपने अनुभवों को साझा किया। ग्रिल्स ने कहा कि वो कई साल से भारत के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, लिहाजा उनके लिए ऐसे प्रतिष्ठित ग्लोबल नेता को एक एडवेंचर पर ले जाना सौभाग्य की बात थी। 12 अगस्त को मैन वर्सेस वाइल्ड का ये विशेष एपिसोड प्रसारित होगा। Such a privilege for me to do, and I've been a massive fan of India. Take such an iconic global leader, you know, like Prime Minister Modi, on an adventure into the wild was a real privilege, you know. So I hope people really enjoy this show. Certainly, you see a very different side to the Prime Minister than maybe people in India are used to. और बेयर ग्रिल्स ने कहा कि शूटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यावरण के प्रति लगाव साफ तौर पर दिख रहा था। Prime Minister Modi is a man who cares deeply about the environment, you know, and that is why he came on this journey with me, and our conversations all the way through it. You can see it's something close to his heart. You know, he actually spent time in the jungle as a younger man, you know, and actually I was surprised of how comfortable he was out there. And how calm he was as well. And, you know, I really just hope, ultimately, that the actions follow. You know, together we've got to do all we can to protect our environment and promote conservation and look after our world. और बेयर ग्रिल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बेहद कम उम्र में जंगल में समय बिताया है। ग्रिल्स ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जंगल में विपरीत हालातों में भी बेहद शांत और आराम से थे। They were in little boats and, you know, on this river, and there was flooding, and, you know, our team that were filming there were saying, you know, everyone was really on edge, but the Prime Minister was just very calm. And I think I saw that throughout our journey. Whatever we were doing, he was actually very, very sort of at one. And that was that was cool to see, because you never know really what someone's like until you're in a crisis. But it was good to be reminded that as a world leader, Prime Minister Modi is calm in a crisis. That's a good quality. और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए, नमस्कार। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ।